Now, sorry for the pause. Now, his right of foreclosure will be closed. अब देखते हैं कि मॉर्गेज क्या है. मॉर्गेज क्या है? This is a transfer of an interest in the property. मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसमें से इस्तफादा, हक़ इस्तफादा जो है उसको ट्रांसफ़र करता हूँ. प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? ए मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड. एडवांस्ड यानी जो उसी वक्त उसको दे दिया जाए ज़र रहन, या टू बी एडवांस्ड या बाद में दिया जाए. यानी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल भी रहन हो सकती है, सोना रहन हो सकता है बैंकों में, लेकिन यू आर कंसर्न विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी. यू आर कंसर्न विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी. पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट. अब क्या मतलब निकला? मैंने अपनी जायदाद में कुछ अपने हकूक़ आपको ट्रांसफ़र कर दिए और मेरा मुद्दा और मेरा मकसद ये था कि आपसे कुछ पैसे उधार लेके अपना काम चलाऊं और माह बाद उस रकम को आपको वापस कर दूं और अपनी ज़मीन जो है उसमें जो इंटरेस्ट मैंने आपको ट्रांसफ़र किया था वो वागुजार करके वापस ले लूं. इसका नाम है रहन. इसका नाम है रहन. लोन में बी एग्जिस्टिंग, लोन में बी फ्यूचर, और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पेक्युनरी लायबिलिटी. ये पेक्युनरी लायबिलिटी से क्या मुराद है कि रहन की सूरत में आप लोगों पर एक जो राहन है और मुर्तहन है, और यानी रहन करने वाला और मुर्तहन, इन दोनों के दरमियान एक माली मुफाद पेक्युनरी पैदा हो जाएगा. यानी जिसके पास रहन की है, रहन उसका मकरूज़ हो जाएगा, और ये जो रहन की ज़मीन है ये मुर्तहन को, मॉर्गेजी को दे दी जाएगी. मॉर्गेजी जो है वो उससे वो इस्तिफ़ादा करेगा. इसमें मुद्दत मुकर्रर हो सकती है. दिस इज़ अंडर दी परहैप्स सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. वहाँ से आप देख लीजिएगा, खुदा आपको तौफीक दे. अब इसके साथ और भी एक चीज़ लिपट जाएगी, वो है स्टैम्प एक्ट. इस पर ठीक है. मॉर्गेज डीड हाउएवर includes every instrument where for the purpose of securing money advanced or to be advanced, money advanced or to be advanced by way of loan or an existing future debt, or for performance of engagement, one person transfers or creates a favor of another. ये स्टैम्प एक्ट में इसकी तारीफ़ है, और यही तारीफ़ है जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है कि जब एक शख्स दूसरे को ज़र नकद के इवज़ अपनी ज़मीन और अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी में कोई मुफाद जो है वो ट्रांसफ़र करता है उसको बेच उसके पास, और उससे ये तय करता है कि जब मैं ये पैसे आपके दे दूँगा आप इसको वागुजार कर दोगे, तो इस चीज़ का नाम है मॉर्गेज. इस चीज़ का नाम है मॉर्गेज. मॉर्गेज की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं. रहने सादा, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज कंडीशनल बाई सेल. रहने सादा ये है कि रहननामा लिख दिया, जब वो पैसे देगा आप उसकी ज़मीन छोड़ देंगे. कंडीशनल बाई सेल ये है कि जब आपने वो जगह बेच दी, जब आपने वो जगह बेचनी दी, रहन कर दी, और आपने रहननामे में ये इकरार किया कि अगर फ़लाँ 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 तारीख़ तक मैं पैसे नहीं दूंगा तो ये रहन जो है ये सेल तस्वर होगा. तो ये रहन जो है ये सेल तस्वर होगा, और जब ये सेल तस्वर होगा तो ज़मीन जो है या मकान जो है या जगह जो है वो आपकी हो जाएगी.
ये है कंडीशनल बाई सेल। तीसरा है यूज़ोफैक्टरी मॉर्गेज। यूज़ोफैक्टरी मॉर्गेज में क्या है कि आप इस्तेफादे का हक रखते हैं। अभी आता हूँ। इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। अब ये टाइटल डीड्स क्या हैं? ये आपके हकूक़ हैं कि किसी जायदाद में जब आप बैंक के पास उसको रहन करते हैं तो वो आपके टाइटल डीड वो रख लेते हैं। आपको वो टाइटल डीड उस वक्त उनसे ले सकते हैं जब मॉर्गेज जो है वो रिडीम हो जाए, एनॉमलस मॉर्गेज। और पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज नॉट डिलीवर्ड, एक रहन बाकब्ज़ा होता है, एक रहन बिला कब्ज़ा होता है, एक रहन बिला कब्ज़ा होता है। दी मॉर्गेज जर अंडरटेक्स पर्सन, अच्छा मॉर्गेजी और मॉर्गेजर क्या है? ये मालिक है। मॉर्गेजी जिसने वो मुफाद लिया है। दी मॉर्गेजर अंडरटेक्स पर्सनल लाइफ। अच्छा मॉर्गेजी अंडरटेक्स यानी मॉर्गेजी जो है, मुर्तहन जो है, वो ये बात तय करता है। अंडरटेक्स मॉर्गेजर जो है वो अंडरटेक्स पर्सनली कि मैं ये पैसे आपको वापस करूँगा। मुर्तहन और राहन ये कहता है कि ये ज़मीन रहन कर देता हूँ, मैं ये पैसे आपको वापस करूँगा। गोया जब आप दस्तावेज़ रहन लिखेंगे तो उसमें ये बात तय होगी कि ये ज़मीन जो है इट विल रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल ओनर हु इज़ नोन एज मॉर्गेजर इन ल्यू देयर ऑफ द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। समझ आ गई यहाँ तक? नंबर 2, देयर इज़, उसमें ये लिखा जाएगा देयर इज़ नो फोरक्लोजर ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, इसका फोरक्लोजर नहीं है। देयर इज़ मॉर्गेजर्स कॉन्सेंट, उसमें कॉन्सेंट है, यानी जैसे मुआहदे में फ्री कॉन्सेंट होती है, इसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कोई मोड हो उसमें कॉन्सेंट फ्री होगी। कॉन्सेंट फ्री कब होगी? व्हेन इट इज़ विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट कोर्शन, विदाउट फ्रॉडुलेंट मीनिंग, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड आउट ऑफ कोर्ट। मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है ये अदालत की मदाखलत के बगैर नहीं बेची जा सकती। मॉर्गेजी को अज़ खुद ये कोई इख्तियार नहीं, वो इसको बेचना चाहे तो इसको बेचने के लिए उसे अदालत से इजाज़त हासिल करना पड़ेगी। अदरवाइज़ दूसरा कानून ये है कि जो ये लायबिलिटी हो अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर, तो वो जब ख़रीदार उसको ख़रीदता है, थर्ड पार्टी ख़रीदती है, तो उसमें ये तय कर लिया जाता है कि मैं इसको आपको मुंतकिल कर रहा हूँ, ये जगह इसको मुंतकिल आपके नाम कर रहा हूँ, और यानी इसको रहन कर रहा हूँ, और क्या इसका नाम है, जब आप ये पैसे दे देंगे ये मैं छोड़ दूँगा। ये मुआहदे की बात हो गई, यानी इसमें वो तमाम अनासर जमा हो जाएंगे जिनमें जो बै में, सेल में बतौर अंसर के, इंग्रेडिएंट के होते हैं। यानी कंसिडरेशन भी आ गई, इसमें प्रॉपर्टी भी आ गई, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ए राइट भी आ गया, वगैरह वगैरह। जैसे लीज़ में वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक इंटरेस्ट कि इतने अरसे के लिए आप इतना प्रीमियम पे करोगे, तो अच्छा। अब मैं बात करता हूँ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल ऑस्टेंसिबली सेल्स द प्रॉपर्टी मॉर्गेज, वो फिल हकीकत उस जायदाद मरहूना को बेच रहा होता है, वो उस जायदाद को फिल हकीकत बेच रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं इतने अरसे के अंदर फ़लाँ तारीख़ तक आपको रकम अदा कर दूं तो इट शैल रिमेन ए मॉर्गेज
and mortgage will be then उसका इन्फकाक हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा। और अगर अदा ना करूं तो विदाउट एनी फर्दर steps being taken, it will deemed to be a sale, and there will be an action taken by the department of the this revenue. They will enter you, पहले वो होगे आप वहाँ आपका अंदराज जमा बंदी में होगा कि मुर्तहन बजरिया रहन बसीगा बै बतसव्वुर बै, रहन बतसव्वुर बै, फिर वो उसमें से रहन का लफ्ज़ कट जाएगा और बै रह जाएगी। जब बै रह जाएगी दैट विल बिकम एन एब्सोल्यूट सेल, और सेल मस्ट बी कंडीशनल। अब इसमें आपको इंग्रेडिएंट गिना दूँ, मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबल सेल्स मॉर्गेज प्रॉपर्टी, उसमें सेल की कंडीशन मौजूद होनी चाहिए, और डिफ़ॉल्ट की सूरत में द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। और अब इसमें और भी है, दैट ऑन रीपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेट स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ द सेल शैल बी the sale shall be sold and property shall be transferred to the mortgager। वो जो सेल है वो ख़त्म हो जाएगी और वापस प्रॉपर्टी जो है इट विल रिवर्ट टू दी मॉर्गेजर। दी अफोरसेड, ये जो मैंने कंडीशंस कही हैं, ये कंडीशंस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉर्गेज डीड। अब मॉर्गेज का जो डीड है उसमें ये तमाम की तमाम जो हैं इनको तहरीर करना चाहिए। देखो, इफ़ यू ओमिट टू इनकॉर्पोरेट ए कंडीशन, इफ़ यू ओमिट टू इनकॉर्पोरेट ए कंडीशन in the deed, that condition shall be deemed that it exists nowhere. It exists nowhere, and there is no remedy in this case। ये जो बाई सेल है बतसव्वुर बै जो है, इसमें फोरक्लोजर की कोई रेमेडी वगैरह वगैरह नहीं है। There is redemption when the mortgage money and interest due is discharged। जब वो वापस कर देते हो अंदर मियाद या खुद ख़त्म हो जाएगी। और इसमें याद रखो कि दिस इज़ कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल, ये लाजमी तौर पर रजिस्टर होगा, ये लाजमी तौर पर रजिस्टर होगा। ये था आपका मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। अब आते हैं इंग्लिश मॉर्गेज की तरफ। व्हाट इज़ इंग्लिश मॉर्गेज? पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी पासिस फ्रॉम द मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। इसमें तब्दीली कब्ज़ा होती है। जो आपका सिंपल मॉर्गेज है उसमें तब्दीली कब्ज़ा की ज़रूरत पेश नहीं आती। दैट ओनली सर्व फॉर एज ए सिक्योरिटी ओनली, दैट सर्व एज एन सिक्योरिटी ओनली। दी इंग्लिश मॉर्गेज जो है वो क्या है कि इसमें पोजेशन चला जाता है। आप उसका पैसा इस्तेमाल करते हो, वो आपकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है। देयर इज़ ए पर्सनल लायबिलिटी टू रीपे। इसमें भी यानी कोई और आदमी, तीसरा आदमी ज़ामन नहीं होता, बल्कि जहाँ पर्सनल लायबिलिटी का लफ्ज़ आ जाए वहाँ ये इसका मतलब है कि योर पर्सन इज़ लायबल, एंड इफ़ यू डोंट रिमेन above the earth, go to the grave, तो कौन उसका किस पर बाइंडिंग होगा? असूल ये है, whosoever gets the property he also gets the liabilities। whosoever inherits he shall have to pay the debtors। ये असूल है इसका। देयर इज़ पर्सनल लायबिलिटी। अच्छा, मॉर्गेज इज़ अफेक्टेड बाई एन एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद ए स्टिपुलेशन टू रीट्रांसफ़र व्हेन द मॉर्गेज मनी इज़ पेड। इसमें ये शर्त होता है कि जब मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एब्सोल्यूटली हो गई बसीगा रहन थ्रू मॉर्गेज, अब
جب مجھے پیسے مل جائیں گے آئی شیل ایبسولوٹلی اینڈ ڈیفینیٹلی ٹرانسفر اٹ ٹو یو بیک. ٹرانسفر ول بی ٹرانسفر جو ہے وہ واپس چلی جائے گی. دی ریمیڈی آف دی مارگیجی دیکھو اس کے حقوق یاد رکھنے چاہیے. از بائی سیل اینڈ ناٹ بائی فور کلوجر. اس کی جو اس کو منع نہیں کر سکتا وہ فور کلوجر کا اس پر نہیں ہو سکتا. اس کو اوپن آکشن کے لیے مقررہ تاریخ کے بعد جب وہ انفقاق الرہن کے لیے درخواست دے گا تو اس کو مقررہ تاریخ پر پراپرٹی کو نیلام کر کے اور جتنے پیسے خرچہ سود اصل زر وہ سارا پیمنٹ کرنے کے بعد دی ریمیننگ اماؤنٹ اف دیر از اینی دیٹ ول پیڈ ٹو دی مارگیج. اچھا جی اب اگین آرٹیکل 60 سیکشن 69 اس میں آئے گا کہ پاور آف سیل آؤٹ آف کورٹ جو ہے اس پر سیکشن 69 آئے گا ٹی پی ایکٹ کا بتاؤں گا. ایکویٹیبل مارگیج اب اس کی اگلی قسم آ گئی ایکویٹیبل مارگیج بائی ڈپازٹ آف دی ٹائٹل ڈیڈس. ٹائٹل ڈیڈ کیا ہے؟ ٹائٹل ڈیڈ آپ کے وہ کاغذات ہیں جن سے آپ کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہو. وہ کاغذات ہیں جن سے آپ کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہو. یعنی آپ کا پرچیز ڈیڈ ہو سکتا ہے, آپ کی جمع بندی ہو سکتی ہے, آپ کے دیگر اس قسم کے کاغذات ہو سکتے ہیں. اگر کسی سوسائٹی میں مکان ہے تو وہ فائل ہو سکتی ہے اس کا. تو اس میں ایکویٹیبل مارگیج از یعنی جس کو ایکویٹیبل مارگیج کہتے ہیں نا, اٹ از افیکٹڈ ان سرٹن ٹاؤنز اونلی. یہ تمام دنیا میں نہیں ہوتا اب, یعنی پورے پاکستان میں نہیں, ان سرٹن ٹاؤنز. اور پراپرٹی مارگیج نیڈ ناٹ بی نیسیسریلی سچویٹڈ ان دوز ٹاؤنز. اب دیکھو دیر واز اے ٹاؤن آف بامبے, وہاں یہ ٹرانسفر کا یہ جو سلسلہ تھا اس کو وہ کیا کرتے تھے, پراپرٹی دلی میں ہے جورسڈکشن اور رہائش فریقین بامبے میں ہے, تو بمبئی کی کورٹ جو ہے اس کو ایکویٹیبل مارگیج کے طور پر کر سکتی تھی. اٹ از فار دی بینکس, دس از فار دی بینکس. یہ کس کے لیے؟ یہ بینکوں کے لیے عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ دوسرے شہر کی پراپرٹیز کو بطور کولیٹرل لے لیتے ہیں اور آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. ریمیڈی آف دی مارگیجی از بائی فور کلوجر اینڈ ناٹ بائی سیل. اب دیکھو یہ انگلش مارگیج ہے. انگلش لاز پرٹیننگ ٹو دس ریونیو اور مالیات وہ سخت ہیں ہم لوگوں کی طرح. وہ سود خور قوم ہے, اس میں یہ لحاظ نہیں. سود خور تو خیر اللہ کے فضل سے ہم بھی ہیں. بہرحال اس کی ریمیڈی انگلش ریمیڈی جو ہے وہ فور کلوجر کے ذریعے نہیں, اور یہ بھی کمپلسریلی رجسٹریبل ڈاکومنٹ ہے. دس از کمپلسریلی رجسٹریبل ڈاکومنٹ, اور ٹرانزیکشن مسٹ بی ایمبوڈیڈ ان اے سنگل ڈیڈ اینڈ ناٹ ٹو سیپریٹ ڈیڈس. اب دیکھو اس کے لیے دو الگ الگ دستاویزات مرتب نہیں ہوں گی, اس میں صرف ایک دستاویز مرتب ہوگی, اور وہ کیسے مرتب ہوگی؟ وہ مرتب ہوگی, ترتیب دی جائے گی جس میں دونوں ٹرانزیکشنز ہوں گے, جس میں ٹائٹل ڈیڈز دینے کا, ادھر سے لینے کا اقرار, پیسے کی غرض کے تمام شرائط ہوں گی, ڈیڈ ایک ہی ہوگا. اس کے بعد آتا ہے یوزو فریکچری مارگیج. یوزو فریکچری کا کیا مطلب ہے؟ پوزیشن آف دی مارگیج پراپرٹی از ڈیلیورڈ ٹو دی مارگیج. دیکھو سمپل میں کوئی ضروری نہیں کہ اس کی پراپرٹی کی آپ وہ دیں, کیا اس کا نام ہے, قبضہ دیں, لیکن یوزو فریکچری میں ضرورت ہے. یہ دیکھیے فرض کریں it has been mortgaged to me. If I don't possess it, it is not a usufructuary mortgage.
and if I possess it and I use it, so this is a usufructory mortgage. The mortgagor binds himself expressly और impliedly, किस वास्ते वो अपने आप पर बाइंडिंग करता है, टू दी मॉर्गेजी, वो पाबंद हो जाता है। और ये सारे रहन में वैसे पाबंद होता है, लेकिन इसमें यूज़ुफ्रुक्टरी में वो गिविंग एंड टेकिंग दी मनी, इन दोनों चीज़ों का पर्सनली पाबंद हो जाता है। ही हैंड्स ओवर द प्रॉपर्टी, ही रिसीव्स द मनी in lieu thereof. The mortgagee can retain the possession of the mortgage property till the payment. Till the payment का क्या मतलब है? जब तक उसको मालूम हुआ माकसद पैसे नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक वो उसका कब्ज़ा रख सकता है। अगर पार्शल पेमेंट होती हो तब भी वो कब्ज़ा रख सकता है। जब वो पार्शल पेमेंट टेक्स द शेप ऑफ द टोटल पेमेंट, देन इट्स ऑलराइट। अच्छा जी, मॉर्गेजी रिसीव्स प्रॉफिट्स ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इन टोटो। और अब देखो, मकान है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो जो मॉर्गेजर है, ही हैज़ ए राइट टू प्रॉफिट्स, ही हैज़ ए राइट टू प्रॉफिट्स आल्सो। कि पैसे तो आपने मुझे ज़मानत के तौर पर दिए, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मेरा फ़ायदा मज़ीद या सूद की सूरत में है या प्रॉपर्टी की पैदावार की सूरत में है। एंड सच प्रॉफिट्स जो जिसका मैंने तज़किरा किया है और एप्रोप्रिएटेड इन ल्यू ऑफ द इंटरेस्ट, और इनको सूद के बजाय इन मुफादात को ले लिया जाता है। सूद के बजाय इन मुफादात को, सूद के बजाय इन मुफादात को क्या करते हैं? ले लेते हैं और उसको नुकसान नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा इट इज़ अफेक्टेड मॉर्गेज नीड नॉट नेसेसरीली बी सिचुएटेड इन दोज टाउन्स। ये ज़रूरी नहीं कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर उस शहर में जहां आपने ये तहरीर की है, अगर उस शहर में नहीं भी किसी दूसरे शहर में है, तो मॉर्गेज डीड जो है वो दुरुस्त तस्वुर होगा। अच्छा, नंबर 2, इट इज़ अफेक्टेड बाई दी, यानी यूज़ुफ्रुक्टरी मॉर्गेज में भी आप अपने कागजात मलकियत हतमी तौर पर दूसरे आदमी को देंगे ताकि आप उसको रीट्रांसफ़र ना कर सकें। अब देखो, यूज़ुफ्रुक्टरी मॉर्गेज में अगर मियाद गुजर जाती है, वो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता या कोई और मुश्किल हो जाती है, तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मेरे शीशा करो ये है कि रेमेडी इज़ नॉट बाई फोरक्लोजर, रेमेडी इज़ थ्रू द सेल, रेमेडी इज़ थ्रू द सेल एंड ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिपॉजिट ऑफ द टाइटल डीड नेसेसरी। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है यूज़ुफ्रुक्टरी मॉर्गेज की, इट इज़ नॉट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। अब आ जाएगा इसकी आखिरी किस्म, अनोमलस मॉर्गेज क्या है? अनोमलस, ANOMALOUS, अनोमलस मॉर्गेज क्या है? पोजेशन मे बी और मे नॉट बी डिलीवर्ड, ये अनोमलस में है, जैसे मैंने सादा रहन में अर्ज किया। नंबर 2, रेमेडी मे बी बाई सेल और फोरक्लोजर, इसमें उसने फोरक्लोजर को रखा है और ज़मीन के फ़रोख्त करने से या फोरक्लोज करने से, किसी अक़दाम को हतमी तौर पर रोक देने से हो सकती है। और कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल इफ़ अबव ₹100, अगर इसकी कीमत 100 रुपये से ज़ायद है तो फिर ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है, तो फिर ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है। अब आपको एक तायराना नज़र आपकी जहन में आपका पिछला पड़ा हुआ है, वो जो याद आपके जहन में आ गया, तो अब आपको मैं